बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। इसमें हमने किरचॉफ के लॉज पढ़ने हैं। इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ पहले हम डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसे आप लॉ ऑफ करंट्स भी कहते हो। फर्स्ट लॉ या इसका दूसरा नाम है और लॉ ऑफ करंट, और इसको आप कह सकते हो कि ये रिजेम्बलेंस रखता है विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ के ये तीनों नाम हैं कि इसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, सेकंड इसको लॉ ऑफ करंट्स भी कहते हैं, और थर्ड इसको आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिजेम्बलेंस भी रखता है, उससे मिलता जुलता है। अब फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ करंट इसे कहते हैं। ये क्या है हमारे पास कि किसी एक सर्किट में एक पॉइंट पे जो टोटल करंट आ रहा होता है, कमिंग करंट जो होता है वो इक्वल होता है टोटल करंट गोइंग आउटवर्ड। या आप इसको सिंपली कह सकते हो कि इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो है वो जीरो होना चाहिए। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? टोटल करंट फ्लो, तो इसको जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो है जी समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, के इस सर्किट में, पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो जीरो हो। अगर आप इस सर्किट में देखें तो जो रेड वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है उनमें से करंट गुजरने वाला जो है वो I1 एंड I2, और ये आके मिल रहा है पॉइंट ए पे। और अगर आप देखें इसी पॉइंट ए से दो करंट्स हमारे पास निकल रहे हैं I3 एंड I4, जो कि I1 और I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे टोटल कमिंग करंट जो है वो इक्वल है टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम ए। तो अगर आप ये सर्किट कंसीडर करें तो हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब I3 और I4 के साथ मैंने माइनस क्यों इंडिकेट किया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इन दोनों को इन चारों करंट्स को मैंने साइन असाइन किए हैं। तो इसमें देखिए जरा, जो I1 है और I2 है वो इनकमिंग करंट्स हैं पॉइंट ए की तरफ, तो इसको मैंने पॉजिटिव साइन दे दिया है, इनको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है। एंड जो I3 और I4 है वो आउटगोइंग करंट्स हैं, तो इनको मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया है। अगर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया था कि किसी पॉइंट के ऊपर टोटल इनकमिंग करंट जो है वो इक्वल होता है टोटल आउटगोइंग करंट के। तो ये हमारे पास उस डेफिनेशन की या उस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। अगर सोर्स के टर्मिनल पे पॉजिटिव या नेगेटिव पे जो हमारा करंट है वो सिंक ना हो, जाया ना हो, वेस्ट ना हो, तो हमारे पास टोटली जो सर्किट है वो ये लॉ होल्ड करता है, या आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ जी, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या आप इसको लॉ ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, या ये रिजेम्बलेंस रखता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास इस लॉ को इन तीनों नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है जी, इसका नाम है सेकंड लॉ, किरचॉफ से सेकंड लॉ या रूल। सेकंड है लॉ ऑफ वोल्टेज, और थर्ड है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी क्लोज्ड सर्किट में जितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में वो जीरो के इक्वल होता है।
आप इसमें देखें, अगर हम एक सर्किट ड्रा कर लें जिसमें हमारे पास एक ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस, इस बैटरी को मैं E1 का नाम दे देता हूं, इसको R1 का नाम दे देता हूं, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है और ये सेकंड रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये इस तरह से हमारे पास एक R2, ये E2, ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट बन गया है। अगर आप ये सर्किट कंसीडर करें तो यहां पे देखें, अगर जो चार्ज है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से E1 के, अब जाहिर सी बात है इसमें करंट की डायरेक्शन वो होगी या चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन वो होगी कि डिपेंड करेगा कि इनमें से दोनों का जो पोटेंशियल है वो किसका ज्यादा है, E1 हाई पोटेंशियल पे है या E2 हाई पे है। हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कि E1 जो है हमारे पास सोर्स वो ग्रेटर है E2 से। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब ये कंडीशन हम रखेंगे तो हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है तो देखें जरा, जब इस नेगेटिव टर्मिनल से चार्जेस मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उसको वहां नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इन E1, एनर्जी E1 में कितनी एनर्जी आएगी वो हमारे पास E1 डेल्टा Q के इक्वल। नेक्स्ट है, अब वो करंट जो है या चार्ज जो है वो फ्लो होते हुए जब रेजिस्टेंस R1 में आएंगे तो R1 के केस में हमारे पास जो इसका बनेगा, क्योंकि यहां पे एनर्जी गेन करेंगे, तो जब R1 में से चार्जेस फ्लो करेंगे तो एनर्जी लॉस्ट होगी, तो उसके लिए एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा एनर्जी लॉस्ट। क्योंकि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, जब एनर्जी लॉस्ट होगी तो उसके लिए मैं नेगेटिव साइन से उसको शो करूंगा, जो कि मेरे पास आ रही है रेजिस्टेंस R1 में, वो मेरे पास आएगी -I_R1 डेल्टा Q। रेजिस्टेंस R1 में जितनी एनर्जी लॉस हो रही है। सेकेंडली उसके बाद जब चार्जेस यहां पे मूव करेंगे, यहां पे वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इनकी एनर्जी यहां पे भी लॉस्ट होगी, तो यहां पे जो एनर्जी लॉस होगी वो देखें जरा, E2 में एनर्जी लॉस इन E2 वो कितनी आएगी, -E2 डेल्टा Q के इक्वल। पहले हमने E1 से हमने कैलकुलेट करनी शुरू की है, अब E2 से जब चार्जेस आगे मूव करेंगे थ्रू R2 से होते हुए दोबारा नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे E1 पे। अब R2 में भी एनर्जी लॉस होगी, तो R2 में जितनी एनर्जी लॉस होगी वो हम देखते हैं जी, एनर्जी लॉस्ट इन R2, तो वो हमारे पास -I_R2 डेल्टा Q के इक्वल। ये जी यहां तक हमारे पास हमारा सर्कल जो है या लूप या क्लोज सर्किट आप कह सकते हो वो कंप्लीट हो गया है। दोबारा से इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब एनर्जी पोटेंशियल, चूंकि E1 का हाई है, E1 ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है, तो यहां से करंट की जो डायरेक्शन होगी फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब E1 से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस मूव करेंगे, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो वो एनर्जी गेन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे। तो जब एनर्जी गेन करेंगे उस एनर्जी को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, ये पहले वाली एनर्जी हमारे पास E1 के केस में है जहां पे वो एनर्जी गेन हो रही है। सेकेंडली वहां से गुजरने के बाद चार्जेस जब R1 से गुजरेंगे तो वहां पे क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, लोड है, वहां पे एनर्जी लॉस्ट होगी। वो एनर्जी लॉस्ट को मैं नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट कर रहा हूं, वो मेरे पास आएगा I_R1 डेल्टा Q। यहाँ पे जो I_R1 है या I_R2 है ये पोटेंशियल ड्रॉप है रेजिस्टेंस R1 पे और R2 पे रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जब E2 से गुजरेंगे चार्जेस
तो E2 में देखें वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो उनकी भी एनर्जी लॉस्ट होगी। उस एनर्जी लॉस को मैंने जी माइनस E2 डेल्टा Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ये जी। लास्ट पे हमारे पास वो चार्जेस जो हैं वो R2 से गुजरते हुए E1 के नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे। क्योंकि R2 भी एक लोड है तो यहाँ पे भी एनर्जी लॉस्ट होगी। तो एनर्जी लॉस यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन कितनी है माइनस R2 डेल्टा Q। यहाँ पे ये चारों के क्रॉस हमारे पास एनर्जी लॉस आ गया। अब हम टोटल एनर्जी लॉस कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितना होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, तो वो हमारे पास कितना होगा E1 डेल्टा Q प्लस इंटू माइनस IR1 डेल्टा Q प्लस इंटू माइनस आ जाएगा E2 डेल्टा Q। उन चारों एक्सप्रेशंस को जो मैंने एनर्जी के डिराइव किए थे उनको लिख लेते हैं प्लस माइनस IR2 डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ के इन सब का जो सम है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है या टोटल चेंज इन पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो E1 डेल्टा Q1 ये माइनस हो जाएगा IR1 डेल्टा Q माइनस E2 डेल्टा Q माइनस IR2 डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें देखें तो डेल्टा Q सब में से कॉमन आ रहा है E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q उधर जाके 0 हो जाएगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन बना है हमारे पास ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ है और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखें तो ये लॉ हमारे पास रिजेम्बलेंस रखता है